तो चलिए, जितने भी स्टूडेंट इस बार 2025 में मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है बाबू, और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, सोशल साइंस का लगभग 30 ऑब्जेक्टिव, ऐसे ऑब्जेक्टिव लाए हैं आप सभी के लिए जो आपकी एग्जाम में 100% यहाँ पर से पूछने का संभावना है बाबू। तो पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है और आप लोग आकलन कीजिए कि 30 में से आप कितना क्वेश्चन का सही आंसर दे पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आप सभी लोग के सामने है, तो यहाँ पर जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है साथी कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। चलिए ऑप्शन आपके सामने, हिटलर ने, ऑप्शन नंबर बी विलियम प्रथम ने, ऑप्शन नंबर सी बिस्मार्क ने, या डी मेजिनी ने। साथी जल्दी से बताने की कोशिश कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें लास्ट में जरूर बताइएगा कि 30 में से सर हम इतना नंबर लाए हैं। ठीक है, इतना ऑब्जेक्टिव हम सही किए। ठीक है, चलिए, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन आप सभी को पता होगा, आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो बाबू याद कर लीजिए। ठीक है, हम जितना ऑब्जेक्टिव में कराएंगे इससे ज़्यादा नहीं आएगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है बाबू कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। चलिए जल्दी से आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए प्रसा को, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रिया को, ऑप्शन नंबर सी तुर्की को, या डी ब्रिटेन को। साथी यहाँ पे जल्दी से बताने का प्रयास कीजिएगा कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, आप याद कर लीजिए, घोल के पी लीजिए, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन छपेगा तो छपेगा। ठीक है, यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है बाबू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न है 3 नंबर की बेल्शेविक क्रांति कब हुआ था। बेल्शेविक क्रांति जो हुआ था बाबू ये कब हुआ था। अगस्त 1905 को, ऑप्शन नंबर बी फरवरी 1917 को, ऑप्शन नंबर सी नवंबर 1917 को, या डी दिसंबर 1917 को। तो देखिए यहाँ पे याद रखिएगा, जो बोल्शेविक क्रांति हुआ था बाबू वो नवंबर 1917 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा, और जितने भी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं उन सभी का राइट आंसर है। सही आंसर एकदम बेहतरीन एफर्ट के साथ याद कर जाना, आपको घोल करके पी जाना है। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है साथी कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। ठीक है, आपको बताना है कि दास कैपिटल के लेखक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए मैक्सिकम गोर्की थे, ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय थे, ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स थे, या ऑप्शन नंबर डी ट्रोट्स्की थे। साथी यहाँ पे बताइएगा कि दास कैपिटल के जो लेखक थे साथी वो कौन थे। तो आप लोग याद रखिएगा, दिलो और दिमाग में छाप लीजिए कि यहाँ पे दास कैपिटल के जो लेखक थे साथी वो कौन थे। तो कार्ल मार्क्स थे। कौन थे? कार्ल मार्क्स थे इनके दास कैपिटल के लेखक। और कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था बाबू ये जर्मनी में हुआ। कहाँ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 5 नंबर क्वेश्चन है बाबू, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे ये स्थित है। 5 नंबर है, जल्दी से बताइएगा। तो याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपके सामने है कि वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी लाओस, ऑप्शन नंबर सी कंबोडिया, या ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड। तो देखिए अंकोर वाट का जो मंदिर है साथी ये आपको याद रखना है, ये कंबोडिया में। ठीक है, ये कहाँ है जी? कंबोडिया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था। देखिए आपसे पूछा है रंपा विद्रोह, और जो काफ़ी ही इजी क्वेश्चन है तो आप सभी लोग को पता होगा। अगर नहीं पता है बाबू तो याद कर लीजिएगा कि रंपा विद्रोह जो हुआ था ये 1916 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1916। यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। चलिए 7 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए कि सेफ्टी लैंप का आविष्कारक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए हैम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर बी क्रॉम्पटन, ऑप्शन नंबर सी जेम्स हार्ग्रीज, या ऑप्शन नंबर डी जॉन के बाबू। तो देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि सेफ्टी लैंप। तो देखिए सेफ्टी लैंप के जो आविष्कारक थे बाबू वो हैम्फ्री डेवी थे। कौन थे? हैम्फ्री डेवी थे। यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। याद कर लीजिए साथी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रट जाइए, घोल के पी जाइए। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर। ठीक है, कि जनसंख्या का जो घनत्व होगा बाबू ये सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ग्राम में होता है, कस्बा में होता है, कि नगर में होगा, कि महानगर में? तो ऑब्वियसली बात है बाबू कि जहाँ पे जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो देखिए ग्राम में
होगा जी, नहीं होगा, कस्बा में नहीं, नगर में सबसे बड़ा महानगर, ठीक है, क्या होगा, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो घनत्व होगा वो महानगर में होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है बाबू, 9 नंबर प्रश्न है कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे, आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, इसे VVI स्टार मार्क्स लगाइए जल्दी से, कि गिरमिटिया जो मजदूर थे वो बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से बाहर ले जाए जाते थे, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न है कि गार्डन सिटी की अवधारणा, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित किया था। चलिए 10 नंबर प्रश्न है, जल्दी से बताइएगा, गार्डन सिटी की अवधारणा को किसने विकसित किया था। देखिए बाबू आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए एबेजेनर हार्वर्ड, ऑप्शन नंबर बी विलियम, ऑप्शन नंबर सी नेपोलियन, या ऑप्शन नंबर डी टॉसमान, ठीक है। तो गार्डन जो सिटी था और इसका अवधारणा को विकसित जो किए थे वो थे एडवर्ड हार्वर्ड, कौन थे, एबेजेनर हार्वर्ड, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था किया गया है। हमारा जो भारत है यहाँ पर कैसी लोकतंत्र का व्यवस्था किया है बाबू, यहाँ पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, या दोनों प्रकार का है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो याद कर लीजिएगा कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, कैसी है बाबू, तो यहाँ पे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर क्वेश्चन है कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता। ये जो कथन था ये किनका कथन था, ठीक है, कि एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता है, ये कथन जो था बाबू वो किनका था। तो ये जो कथन था ये जगजीवन राम का था, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, याद कर लीजिए, आपको याद, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन है, संघ सरकार का उदाहरण इनमें से कौन होगा जी। तो देखिए याद रखिएगा कि संघ सरकार का जब भी उदाहरण का नाम आएगा बाबू तो संघ सरकार देखते ही आपको अमेरिका पे, ठीक है, अमेरिका पे लगा देना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 14 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है। जो ग्राम पंचायत होता है बाबू इसका बजट जो पास करता है वो मुखिया करता है, ऑप्शन नंबर बी पंचायत समिति करता है, ऑप्शन नंबर सी जिला परिषद करता है, या ग्राम सभा करता है, ठीक है। तो देखिए ग्राम पंचायत, तो ग्राम पंचायत का जो बजट पास करता है वो ग्राम सभा करेगा, ठीक है, क्या करेगा, कौन करेगा जी, ग्राम सभा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी फॉर देवसेना इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग्राम सभा यहाँ पे सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ठीक है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, ऑप्शन नंबर ए भारत में, ऑप्शन नंबर बी पाकिस्तान में, ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश में, या डी ब्रिटेन में। तो देखिए बहुदलीय व्यवस्था मतलब एक से अधिक दल का व्यवस्था किस देश में नहीं है बाबू, तो आपको याद रखना है कि ये ब्रिटेन में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है साथी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ब्रिटेन बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ यह कथन किनका था। हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ ये जो कथन था बाबू ये अब्राहम लिंकन जी का था, एडवर्ड कारपेंटर का था, जॉर्ज वाशिंगटन का था, या अरस्तु का था। तो देखिए हाँ असम्मानित लोकतंत्र मैं तुझे प्यार करता हूँ ये जो कथन था बाबू ये कथन एडवर्ड कारपेंटर का था, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम आपको बताना है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम आपको बताना है, ऑप्शन नंबर ए अपने क्षेत्र से लगाव होना, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय हित, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय एकता को, या ऑप्शन नंबर डी अलगाववाद। तो देखिए क्षेत्रवाद की भावना का जो एक कुपरिणाम बोलेगा साथी तो ये अलगाववाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम, एक याद रखिएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न है कि इनमें बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे, ठीक है, इनमें बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक वो ज्योतिबा फुले थे, ऑप्शन नंबर बी साहू
महाजन थे, ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर थे, या डी स्वर्गीय काशीराम थे। तो साथ ही याद रखिएगा बहुजन समाज पार्टी के जो संस्थापक थे वो थे स्वर्गीय काशीराम थे। कौन थे? स्वर्गीय काशीराम बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था मतलब होता है बाबू एक से अधिक अर्थव्यवस्था, ठीक है, यानी सभी। तो अमेरिका होगा, चीन होगा, भारत होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में बोलेगा तो यहाँ पे 19 का सही आंसर आप सभी को पता होगा, नहीं पता कमेंट एकदम करते रहिए बाबू, ठीक है, कि क्या होगा इसका आंसर। तो इसमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था अपना देश भारत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिएगा 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में वित्तीय वर्ष जो होता है बाबू ये कब से कब तक की अवधि को कहा जाता है? तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के काल को हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विनिमय के कितने रूप होते हैं? तो देखिए बाबू विनिमय के जो रूप होते हैं वो 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या 5 होते हैं। तो विनिमय का जो रूप होता है बाबू वो 2 होता है, ठीक है। क्या होता है? विनिमय का 2 प्रकार होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपको बताना है बाबू भारत का केंद्रीय बैंक, जो केंद्र बैंक होता है केंद्रीय बैंक, उसका नाम बताना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर सी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, या पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। यहाँ पे राज्य स्तरीय नहीं बाबू, केंद्र स्तरीय बैंक आपको बताना है। तो देखिए केंद्र स्तरीय आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है बाबू, आरबीआई, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसका जो स्थापना हुआ था वो 1935 में हुआ था, आपको याद रखना है 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो देखिए साथी यहाँ पर से कृषि सेवा क्षेत्र को, या औद्योगिक क्षेत्र को, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र, और सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि किस क्षेत्र को तृतीयक, तो तृतीयक सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। और जितने भी साथी ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हैं उन सभी का सही आंसर है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की निम्नांकित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं साथी? तो वैसी कंपनी जो अपना देश के साथ भी और विदेशी और अपना प्रचार प्रसार मतलब इसका एक ब्रांच मतलब विदेश में भी अपना सप्लाई ये सामान को करता हो, उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। यानी भारत में भी उसका ब्रांच हो और विदेश में भी उसका ब्रांच हो, उसे क्या कहते हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बताइए कि इनमें से फोर्ड मोटर्स होगा, कोका कोला होगा, सैमसंग होगा, या इनमें से सभी? तो ये सभी क्या है बाबू? चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये सभी क्या है बाबू? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी भारत में भी इसका व्यापार होता है और विदेश में भी इसका व्यापार होता है। इट मीन्स ये सभी क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की जो घोषणा हुआ था साथी वो 1986 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार चलो इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर की भारत मानक ब्यूरो क्या है? भारत मानक ब्यूरो क्या है साथी? ऑप्शन नंबर ए भारत का प्रमुख मानकीकरण संस्था है, या ऑप्शन नंबर बी भारत एक अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संख्या, या ऑप्शन नंबर सी एक राज्य की मानकीकरण संस्था, या उपयुक्त सभी। तो 26 का याद रखिएगा, भारत मानक ब्यूरो भारत एक प्रमुख मानकीकरण संस्था है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या होता है? तो साथी याद रखिएगा कि काली मिट्टी का दूसरा नाम ही रेगुर मृदा होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और काली मिट्टी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में पाई जाती है, ठीक है। और काली मिट्टी में हम लोग क्या चीज़, तो कपास का खेती होता है और कपासी मिट्टी भी इसे कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है साथी? तो याद रखिएगा कि देश के बांधों को
ठीक है, भारत का मंदिर पंडित नेहरू ने कहे थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है, यानी बिहार में जो वन है बाबू वो कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि बिहार में भौगोलिक क्षेत्र में जो वन का फैलाव है साथी वो 7% है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल ही सही आंसर होगा। और 30 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आप सभी को आंसर देना है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या होता है। चूना पत्थर होता है, बॉक्साइट होता है, ग्रेनाइट होता है या लोहा होता है। तो 30 का आंसर कमेंट करके सभी साथी को बताना। आप सभी का कमेंट का इंतजार रहेगा साथी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, आप सभी लोग से अलविदा लेते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का वीडियो चाहिए तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।